हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों को नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, जिसमें अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वगैरह सब तक देख लिए थे। अब एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं हम लोग, जिसको कहते हैं, माने उसी का कैरेक्टर में ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। एक कैरेक्टर कोएगुलेशन है, उसको देखना है। उसी से रिलेटेड है प्रोटेक्शन और उसी से रिलेटेड है गोल्ड नंबर। तो पहले हम लोग देखते हैं कोएगुलेशन को। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो हेडिंग रहा ये तो कोएगुलेशन कहते किसको हैं उसको हम लोग देखें। कहता है कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, तब उसका डिस्पर्स्ड फेज का जो मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो करके थक्का बनाता है, थक्का के रूप में जमा होता है, अलग होता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं कोएगुलेशन। फिर से समझ लें कि किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है या और कोई फैक्टर होगा, उसमें अलग अलग कंडीशन है। तो यदि उसका डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो यदि डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर के एक थक्का के रूप में जमा, जैसे आप वहां पर सस्पेंशन में बताए थे कि सस्पेंशन को ऐसे ही रख दें, मिट्टी पानी के घोल को रखें थोड़ा देर थिराने के लिए, तो अपने ही ग्रेविटी के कारण क्या होता है, सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो वो सस्पेंशन में होता है अपने आप, ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण पार्टिकल उसका भारी रहता है, वो सब नीचे जमा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली कोलॉइडल सॉल्यूशन में वैसी कोई बात नहीं होती है, उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, तो वो एक्टिविटी है यहाँ पर उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाले या हो सकता है अधिक गर्म किए, सब अलग अलग कंडीशन बता रहे हैं आगे। तो उसको, लेकिन मेन रूप से इलेक्ट्रोलाइट की ही बात होती है कि इलेक्ट्रोलाइट को जब डालते हैं तो वैसे कंडीशन में उसका जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है, वो जाकर के जो है कि डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो करके सेपरेट हो जाता है। तो ये सेपरेट होने की प्रक्रिया कहलाता है कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या जाकर के प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है। तो यह अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसको कहते हैं अवक्षेपन या कोएगुलेशन, हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। तो चलते हम लोग। आफ्टर एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट into a colloidal solution, particles of dispersed phase are separated from dispersion medium
as precipitate. This phenomenon is called coagulation. और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन ऑफ, या पहले एग्जाम्पल के रूप में देख लें, व्हेन blood is kept in the contact of air, then it is coagulated. Similarly, on mixing any acid, mainly हम लोग साइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, in milk, then it is coagulated also. तो दूध में कोई खट्टा पदार्थ डाले, मतलब कोई एसिड, खासकर साइट्रिक एसिड जो नींबू का रस वगैरह सब डालते हैं, तो दूध फट जाता है, तो दूध का फटना कोएगुलेशन कहलाएगा। इसके अलावा ब्लड को हवा के संपर्क में लाएंगे तो वो भी थक्का के रूप में जमा हो जाता है, अलग हो जाता है, पानी अलग, ब्लड का पार्टिकल सब थक्का के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये सब भी एग्जाम्पल है कोएगुलेशन का। जो कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग अभी तक में देखे हैं उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया कि ये कोएगुलेशन का एग्जाम्पल है, उसको लिख लें। हो गया? Coagulation of lyophobic colloidal solution। तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कोएगुलेशन है, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि लायोफोबिक सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच बहुत ही कमजोर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको सेपरेट करना आसान है, उसको अलग माने तुरंत फटाक से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वो जाकर के जो है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशन ला सकते हैं, लाने पर जाकर कोलोइडल सॉल्यूशन बन उसका कोएगुलेशन हो सकता है, वो जस्ट हम लोग देखते हैं। तो सिंस वी नो दैट वेरी वीक attraction force acts among
particles of dispersed phase and dispersion medium. So, this type of colloidal solution can be coagulated easily. Such solution can be coagulated by the help of following methods. एक तो by adding excess electrolyte, such solution can be coagulated. जब एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो आसानी से कोएगुलेटेड होगा. In which particles of dispersed phase are neutralized by opposite charged particles of electrolyte. हो गया. तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोलाइट का है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह थक्का के रूप में अलग हो जाता है. दूसरा, बाय मिक्सिंग टू oppositely charged solution in any colloidal solution, it can be coagulated. तो आप विपरीत आवेश वाला कोई दो उसमें जाकर के जो है कि सॉल्यूशन मिलाते हैं उस कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थक्का बन सकता है. तीसरा, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे. लायोफोबिक colloidal solution also can be
कोएगुलेटेड। चौथा, by persistent continuous dialysis of lyophobic solution, it can be coagulated। और पांचवा, आफ्टर continuously boiling of any lyophobic solution, it can be कोएगुलेटेड। तो ये सब तरीका से लायोफोबिक सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो सकता है। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को मिला दें, दो अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन को मिला दें, या इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दें, या जाके हमको कंटिन्यूसली डायलिसिस करावें, या कंटिन्यूसली उसको बॉयल करावें, तो लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है कोएगुलेटेड हो सकता है। अर्थात उसका डिस्पर्स्ड फेज जो है पार्टिकल्स, वो जाकर के जो है कि सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ये सारा इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। Since we know that lyophilic colloidal solution is more stable than lyophobic colloidal solution, due to presence of strong attraction force between dispersed phase and dispersion medium. So its particles of dispersed phase
can't be separated from dispersion medium easily, आसानी पूर्वक उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो है लायोफिलिक सॉल्यूशन अधिक स्टेबल है लायोफोबिक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसके अट्रैक्शन फोर्स जो है अधिक है, मजबूत है उसके तुलना में। तो वैसे कंडीशन में उसको अलग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अलग किया जा सकता है। But such type of solution can be coagulated after addition of suitable solvent followed by addition of an electrolyte। तो कहता है कि इस टाइप का सॉल्यूशन तभी कोएगुलेटेड किया जा सकता है जबकि उसमें कोई सुटेबल वैसा सॉल्वेंट प्रेजेंट हो कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे डालें तो उसको फॉलो करना चालू कर दे, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के प्रति वो सॉल्यूशन माने जो सॉल्वेंट है वो उसके प्रति अट्रैक्ट होना चालू हो जाए, अर्थात सॉल्वेंट में मोशन आ जाए। तो सॉल्वेंट में जब मोशन आ जाएगा तो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो नॉर्मली नॉन पोलर solvent like acetone and ether can be used as suitable solvent followed by इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाले हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करता हो तो अक्सर जाकर के जो है कि एसीटोन और ईथर ये दो सॉल्वेंट मुख्य रूप से जो नॉन पोलर है, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं है, वाटर तो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो कहता नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट युक्त यदि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं अब उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे तो उसको फॉलो करेगा, तब इसका भी कोएगुलेशन हो सकता है। बाकी अन्य कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, तो इसलिए उसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। इसको लिख लें। हो गया?
अब यहां पर इसी से रिलेटेड टॉपिक है फ्लोकुलेटिंग आयंस। Those ions which are responsible for coagulation of any colloidal solution are called फ्लोकुलेटिंग आयंस। मतलब वैसा आयन जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में चूंकि वैद्युत अपघट्य है तो वो टूटेगा केटायन और एनायन के रूप में। अब दोनों में से कोई एक ही अट्रैक्ट करेगा कि बाद में सपोज कीजिए कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हमको है, डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो जो पीछे हम चार्ज वाला देख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज्ड जब है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब इधर से इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट है, एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। अब इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? तो एनायन अट्रैक्ट करेगा। इसको अट्रैक्ट करके थक्का बना करके अलग कर लेगा। यदि यहां पहले से नेगेटिव है तब यहां पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायन अट्रैक्ट करेगा। और कहता वही यहां पर कह रहा है दोज आयंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल, इस दोनों में से वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल हो इसको सेपरेट करके थक्का बनाने के लिए, कोएगुलेट करने के लिए, उसी को माने उस आयन को हम लोग कहेंगे फ्लोकुलेटिंग आयन। वो फ्लोकुलेटिंग आयन या तो एनायन हो सकता है या कैटायन हो सकता है। तो यहां पर हम लोग पता चल गया कि कैटायन जो है नेगेटिव को और एनायन किसको? पॉजिटिव को। सो एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes coagulation of positive charged colloidal solution. Similarly, cation of electrolyte are responsible for coagulation of अपोजिट वाला, इसका यहां निगेटिव वाला आ जाएगा। क्योंकि ये कैटायन जो है खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसको लेगा? नेगेटिव को। चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये था फ्लोकुलेटिंग आयन कौन किसको अट्रैक्ट करेगा या कौन किसका काउज बनेगा कोएगुलेट करने के लिए। तो वो यहां पर पता चल गया हमको कि जो है कि फ्लोकुलेटिंग आयन उसको कहेंगे जो काउज माने जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसको कहते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। तो यहां पर जाकर के जो है कि एनायन हो गया फ्लोकुलेटिंग आयन, इसमें कैटायन हो गया फ्लोकुलेटिंग आयन। तो हम लोग कह सकते हैं देन in this electrolyte
anion will be flocculating ions इसमें then in this electrolyte, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, cation will be flocculating ion। ठीक है, तब जैसे वाले हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं कि सल्फाइड है या जो, तो वहां पर सल्फाइड वाला जितना भी है सब नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है। अब सल्फाइड जैसे मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड था, सॉल्यूशन है AS2S3 का। अब AS2S3 का जो नेगेटिव सॉल्यूशन है, अब इसमें सोडियम क्लोराइड डालें तो सोडियम क्लोराइड में पूछा जाएगा कौन है उसमें फ्लोकुलेटिंग आयन, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये टूटेगा Na+ Cl-। अब ये खुद नेगेटिव है, कैसा होता है नेगेटिव, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, तो यहां जो सोडियम प्लस आयन है वो हो जाएगा फ्लोकुलेटिंग आयन। तो इस प्रकार से फ्लोकुलेटिंग आयन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं कि किसके लिए कौन फ्लोकुलेटिंग, बशर्ते कि इसका नेचर हमको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिख लिए? कोएगुलेशन पावर अथवा फ्लोकुलेशन पावर, द पावर ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन which causes coagulation is called coagulation power। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन पावर कहा जाएगा कि माने जिस शक्ति के कारण वो आयन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, उस शक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उसका कोएगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर। अब यहां पर जाकर के जो है So, with high coagulation power, any electrolyte can coagulate any colloidal solution इजीली। मतलब कोएगुलेशन पावर हाई है तो वैसे कंडीशन में इजीली उसको सेपरेट कर सकता है, उसको अलग कर सकता है। तो जितना अधिक कोएगुलेशन पावर होगा उसको खींचने का, जैसे आप देखते हैं दूध में आप नींबू का रस डालें और दूध में, उसी दूध में दूसरा अलग दूध में सेम दूध का 2 भाग बांटे, एक में नींबू का रस डाल दिए और एक में छेना का पानी डाल दिए। तो छेना का पानी जो डालते हैं तो उसमें दूध पूर्णतः फट जाता है और नींबू का रस जब डालेंगे तो थोड़ा सा
उसमें दूधिया रह जाता है, पानी जो सेपरेट होता है तो दूधिया रह जाता है। तो इसका मतलब दूध में जो और भी जो कैसिन वगैरह सब है उसमें फंसा रह जाता है। इसलिए नींबू का रस और छेना का पानी दोनों का यदि तुलना किया जाए तो कोएगुलेशन पावर जो है छेना का पानी का ज्यादा होगा बनिस्पत नींबू के रस का। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई समारोह होता है और उसमें कारीगर आता है यदि छेना रसगुल्ला सब बनाने के लिए, तो उनको यदि पूछा जाए कि दूध को फाड़ने के लिए क्या चाहिए तो वो पहले प्रेफर करेगा छेना का पानी, नींबू का रस नहीं। नींबू का रस लास्ट विकल्प है, लेकिन उसमें दूध थोड़ा बर्बाद ज्यादा होता है, उसमें सारा जो कैसिन है उसका अलग होता नहीं है प्रोटीन वहां से, तो इसलिए वैसे कंडीशन में दूध आपका ज्यादा खर्चा होगा। इसलिए वो सीधा समझा देगा आपको कि वहां पर छेना का पानी जरूरत है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि कोएगुलेशन पावर किसका है क्या है नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में कहिए कि छेना के पानी का कोएगुलेशन पावर ज्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उसको आसानी से कोएगुलेट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर चलते हैं। एक रूल है हार्डी, सुल्ज रूल। तो हार्डी सुल्ज रूल जो है वो कोएगुलेशन पावर के लिए है। तो कहता है कोएगुलेशन पावर जो है किसका अधिक होगा किसका कम होगा, हम कैसे निर्धारण करें, तो उसके लिए यहाँ पर इस रूल को फॉलो करेंगे तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा किसका कोएगुलेशन पावर अधिक होगा और किसका कम होगा। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल for same concentration coagulation power of electrolyte is directly proportional to number of charge or valency of ions, मतलब फ्लोकुलेटिंग आयन। जो फ्लोकुलेटिंग आयंस है उस पर जितना वैलेंसी या चार्ज होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोएगुलेशन पावर। तो कोएगुलेशन पावर नंबर ऑफ चार्ज और वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयंस। फ्लोकुलेटिंग आयंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर का, जितना अधिक नंबर होगा उतना कोएगुलेशन पावर अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, ये कैटायन हो गया। सिमिलरली एनाइन के लिए Cl माइनस SO4 माइनस 2 PO4 माइनस 3
FeCN का होल 6 -4। तो हम लोग बैलेंस यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ +1 है, यहाँ -1, तो +1 छोटा है, +2 बड़ा, Al +3 बड़ा, तो यहाँ पर +1 +2 +3 बैलेंसी बढ़ता जा रहा है। इसका कोएगुलेशन पावर जो है सबका, दो चीज यहाँ, पहला बैलेंसी इंक्रीजेज, दूसरा कोएगुलेशन पावर, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यदि ये इस ढंग का आयन दे दिया और कहेगा, पूछा जाए कि किसका कोएगुलेशन पावर अधिक होगा, तो हम आराम से बता देंगे कि इसका कोएगुलेशन पावर अधिक होगा। This law also indicates about flocculating value. It is inversely proportional to कोएगुलेशन पावर। तो कोएगुलेशन पावर का उल्टा है, दैट इज फ्लोकुलेटिंग वैल्यू 1 by कोएगुलेशन पावर। तो जिसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगा उसका फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या होगा, कम होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये भी निर्धारण कर लेते, इसका अपोजिट हम लोग यहाँ चल जाएंगे। फ्लोकुलेटिंग वैल्यू में इसका अधिक होगा, इसका कम होगा, इसका कम उससे कम होगा, इसका अधिक होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो फ्लोकुलेटिंग वैल्यू पूछे तो उसमें हम लोग बता सकते हैं, कोएगुलेशन पावर पूछे उसमें हम बता सकते हैं। तो ये था हार्डी एंड सुल्ज लॉ। तो हार्डी एवं सुल्ज लॉ के आधार पर हम यहाँ पर आराम से डील कर सकते हैं किसका क्या कोएगुलेशन पावर होगा, किसका क्या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन पावर किसको कहते हैं और गोल्ड नंबर, तब इसका कैरेक्टर खत्म होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।